उपोषण समाप्त किया, तो क्या सरकार की तरफ से कोई ठोस लिखित आश्वासन मिला है या सिर्फ एक चर्चा के आधार पर ये फैसला लिया गया? ड्राफ्टवरती चर्चा झाली. सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी जो ड्राफ्ट पाठवला होता त्याच्यावरती चर्चा झाली आणि सगळे आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आणि शासन स्तरावरचे निर्णय उद्या मंगळवारपासून सुरुवात होणार. कल के उपोषण के बाद क्या आपकी टीम ने सरकार को कोई नई डेडलाइन दी है? अगर वो है तो कब तक की? नाही, डेडलाईन काहीच नाहीये कुठली. त्यांनी सांगितलं की आता मंगळवारपासून सगळे कामं आम्ही सुरू करतोय. निर्णय घेण्याचे शासन आणि प्रशासन दोन्ही स्तरावरचे वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेऊन आम्ही ते कामं सुरू करतोय. आता हे पहिल्यासारखे करणार नाहीत. त्यांना सांगितलं आपण पहिल्यांदा तुम्ही 10 महिने वेळ घातला, त्यामुळे ते म्हणले आता इथून पुढे असं होणार नाहीये. आता सगळे निर्णय मार्गी काढू. आता सातारा संस्थांचा गॅजेटियरचा जो GR आहे त्या संदर्भात फक्त 1 महिन्याचा वेळ आहे. बाकीच्या याच्यात रेग्युलर मंगळवारपासून सुरू. कल की चर्चा में क्या मान्यता मिली? सगळ्या मागण्या जेवढ्या होत्या ते आता मंगळवारपासून सगळ्या मागण्यांची ते सूचना आदेश देणार आहेत. व्हॅलिट्या द्या, कुणबी प्रमाणपत्राच्या, कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करा, 58 लाख नोंदीचे कुणबी प्रमाणपत्र, ते कुणबी प्रमाणपत्र 58 लाख नोंदी सापडल्या तर त्याचे प्रमाणपत्र काही दिले नाहीये. ज्यांचे प्रमाणपत्र दिले त्यांना व्हॅलिट्या रोखून धरल्या होत्या सरकारनं. आता त्या सगळ्या मार्गी काढतात म्हणून त्यांनी सांगितले. हैदराबाद गॅजेटियरचा GR काढला होता, त्यानुसार प्रमाणपत्र वाटप करण्यासाठी हे कार्यपद्धती तयार करणं, सुलभता तयार करणं गरजेचं होतं. म्हणून त्याच्यात SOP एक त्यांनी तयार केली. तिच्यात काही चूक बरोबर आहे का हे अभ्यासकांना आपण तज्ज्ञांना बघायला लावलं. त्याच्यात पण काही दुरुस्त्या आपण अभ्यासकांच्या माध्यमातून करून घेतल्या. हे या बलिदान गेलेल्या कुटुंबाचे विषय, त्यांच्या नोकऱ्याचा विषय, 15 दिवसाच्या आत निधीचा त्याचा सगळं सोडून घेण्याचं मराठा आणि कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्याच्या संदर्भातल्याही घोषणा आता ते सुरू करतील. उद्यापासून प्रत्येक विषयातल्या मराठा समाजाच्या पोरांवरती, आंदोलकांवरती खोटे गुन्हे खूप दाखल करण्यात आले होते. ओबीसी नेताओं की तरफ से आपके आंदोलन को लगातार विरोध हो रहा है. इस सामाजिक तनाव को कम करने के लिए क्या आपकी तरफ से कोई संवाद की कोशिश की जाए? सुरुवात त्यांनी केली. आमच्याकडून कसा संवाद होणार? त्यांनी केला पाहिजे ना, की हे नको म्हणून, म्हणजे मराठ्यांना आरक्षण देऊ नका म्हणून विरोध त्यांनी करायचा. आणि मी थोडा हरतोय. मी माझा समाज आम्ही खंबीर आहेत. आम्ही त्यांना हरत नसतो. त्यांनी किती एवढे हाणू द्या, त्यांचे यशस्वी नाही होऊ देत आम्ही त्यांना. मराठा समाज के युवाओं के नाम आज आपका कोई संदेश है क्या, जो इस आंदोलन को लेकर काफी भावुक और आक्रामक हो रहे हैं? नाही, आता कालपासून शांत. कालचा दिवसच तसा होता की उपोषणाला बसल्याच्या नंतर अवघड विषय होता तो. त्याच्यामुळं त्यांनी आता काहीच विषय नाहीये. म्हणजे पोरं शांत आहेत सगळे, काहीच विषय नाही. त्यांना राग येणारच ना, सरकारने मागण्या मंजूर नाही केल्या. मनोज जरांगे साहब के जो उपोषण है, स्ट्राइक है, वो कई दिन और कई हफ्ते चलते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 15 घंटे के भीतर वो स्ट्राइक खत्म हुआ है. तो आपने कन्विंस कैसे किया? मुझे लगता है कि लोगों की समझ में फर्क होता है. जो दादा चाहते थे, दादा मांगते थे, वो शायद प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था. जो कम्युनिकेट मैंने दादा से 22 तारीख को बैठक करने के बाद करने की कोशिश की. राज्य के मुख्यमंत्री ने मुझे इसलिए समय दिया. राज्य के उप मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत हुई और इस समिति के उपाध्यक्ष हमारे नेता मंत्री सम्माननीय VK पाटिल साहब ने इसे पूरे दिल से लेकर काम किया. और मुझे लगता है कि ये जो गैप ऑफ द कम्युनिकेशन है वो खत्म होने के कारण ये सारी चीजें हो पाई. और समाज को अगर न्याय मिलता है तो दादा भी कोई ऐसे अड़ के नहीं बैठे थे कि न्याय नहीं मिलेगा तो मैं बैठूंगा. किसी को नहीं अच्छा लगता कि बिना पानी पिए, बिना खाना खाए धूप में बैठेंगे. कल उनकी तबीयत इतनी खराब थी तो मुझे भी चिंता थी. उस चिंता के कारण मैं बीच में के 2-3 घंटे में मैं शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लेके आया. मुझे ऐसे लगता है कि अगर उनकी मांगे पूरी होती है तो उन्हें कोई उपोषण करने की जरूरत नहीं है. और वो मांगे जो थी वो समाज के सामने, समाज के तज्ञों के सामने रखकर, जनता के सामने रखकर उन्होंने बताया. माननीय VK पाटिल साहब ने भी पब्लिक में उनके सामने ये चीजों को दोहराया. माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी चीज दोहराई. मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बराबर से होने के कारण, एकदम एक परफेक्ट कम्युनिकेशन होने के कारण ये सारी चीजें आज साध्य होगी. महाराष्ट्र में कई जगह पे जो है आचार संहिता जारी है और आप GR निकालने की बात करें तो पॉसिबिलिटी देखिए, एक पहली बात तो आप दिमाग में रखिए, GR ऑलरेडी निकला चुका है, 2025 में निकला है. GR का अमेंडमेंट होगा, परिपत्र होगा तो उसको मेरे ख्याल से आचार संहिता नहीं लगती.
लेकिन अभी किसी मेरे मराठी पत्रकार भाई ने पूछा कि ये आचार संहिता है, तो उस बारे में कल सोमवार है, कल चुनाव आयुक्त से बात कर उस बारे में पूछ लूंगा, और उसके बाद माननीय वीके जी को भी पूछने के लिए बताऊंगा, और उस बाद जो भी निर्णय होगा हम करेंगे। विपक्ष की तरफ से भी ओबीसी नेताओं को कई तरीके की बातें की जा रही है, ओबीसी नेता भी इस प्रकरण से नाराज है, इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, मुझे लगता है नाराजगी होने के कोई कारण नहीं है। जो उनको देने का कमिटमेंट किया था उसे ही दे रहे, कोई नया नहीं दे रहे। और जो जो उनको बताया गया था कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और उनकी जो अंदर की जो आग है या अंदर की जो आवाज है, ये गरीब मराठाओं को एजुकेशन मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, उनके ऊपर अन्याय हुए तो अन्याय दूर होने चाहिए, उन्हें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, उन्हें हॉस्टल मिलना चाहिए। ऐसी सारी बातें जो हमारे सरकार ने और कई सरकार ने उसको कमिट किया था, हाउस ऑफ द फ्लोर के ऊपर एक मत से वो सैंक्शन किया था। उसके बाद अगर वो चीजें किसी के शुक्राचार्य के कारण अगर वो नहीं हो रही है, और उसके लिए अगर वो सरकार के पास गुहार मांगते हैं, उसमें कोई अमेंडमेंट मांगते हैं, तो अमेंडमेंट करना, सरकार माए बाप है, माए बाप सरकार अगर उनकी बातों को लेकर अगर कोई अमेंड करती है, तो मुझे लगता है कि वो सरकार का कर्तव्य है, जो सरकार करना चाहती है, और वो सरकार ने करने का काम किया। इसमें मैंने सिर्फ सेतु बनने का काम किया। जो सेतु प्रभु राम ने बनाया था, वैसे सेतु आज सरकार के बीच में और दादा के बीच में मैंने बनने का काम किया। नहीं, जरांगे पाटिल साहब कल अनशन पे बैठे थे और उन्होंने भर धूप में अनशन किया है, तो उसके वजह से उनको सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ था, उसमें वोमिटिंग भी हुआ, नौशा भी हुआ और गिडीनेस भी था। ये सब कंप्लेंट की वजह से उनको एडमिट करना पड़ा। कल रात में ही 2-2:30 बजे के दरमियान उनको गैलेक्सी हॉस्पिटल छत्रपति संभाजी नगर में एडमिट किए और उन पर ट्रीटमेंट चालू किए। क्या होता है कि जब इतने कड़ी धूप में हम बाहर भी जाते हैं, वो तो कम्प्लीटली पूरा दिन धूप में ही थे, तो हीट स्ट्रोक बैठने की बहुत चांसेस रहते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से अलग से ब्रेन स्ट्रोक जो बोलते हैं हम लोग, वो भी होने के चांसेस होते हैं। इसके वजह से पहले एक 48 to 72 आवर जो होते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा उनके तबीयत की तरफ ज़्यादा ख्याल देना पड़ेगा। मैं डॉक्टर विनोद चावरे, गैलेक्सी हॉस्पिटल छत्रपति संभाजी नगर।